जय हिंद। मैं सहायक आचार्य सहदीप सिंह, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम पढ़ेंगे अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार। तो देखिए, अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों पर विस्तार से चर्चा करने से पूर्व हम अरस्तु के दास्ता संबंधी विचारों पर एक सरसरी दृष्टि से समझने का प्रयास करते हैं कि अरस्तु ने दास्ता के बारे में क्या कहा है। अरस्तु ने कहा है कि दास विवेकहीन होते हैं, दास्ता प्राकृतिक है और दासों को अरस्तु ने परिवार का अंग माना। देखिए, अरस्तु ने दासों की परिभाषा देते हुए कहा कि दास क्या है, परिवार का अंग है और वो एक तरह से जीवित संपत्ति हैं। दास क्यों हैं? क्योंकि जिस प्रकार से प्रकृति में जो निम्नों पर श्रेष्ठों का शासन होता है, अधीनस्थों पर उच्चों का शासन होता है, इसी प्रकार से दास भी शासित होने के लिए हैं, सेवा करने के लिए हैं। अरस्तु ने दासों के बारे में सामान्य बात कही, तो इसमें हमने देखा कि दास क्या है, परिवार का भाग है, जीवित संपत्ति है। तो ये हैं दास। तो अरस्तु के अनुसार दास्ता प्राकृतिक है, दास परिवार के भाग हैं। दास इसलिए हैं कि वो विवेकहीन या रीजनलेस हैं। अब अरस्तु ने दास्ता के संबंध में क्या समर्थन में क्या तर्क दिए कि दास्ता क्यों आवश्यक है। क्योंकि देखिए, यूनानी युग में दास्ता प्रचलित थी और बड़ा महत्वपूर्ण भाग थी समाज का, और लेकिन सोफिस्टों ने दास्ता का समर्थन नहीं किया, दास्ता की आलोचना की, जबकि अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया है। और अरस्तु की दास प्रथा क्या है और समर्थन किस आधारों पर किया है, ये समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अरस्तु ने दास प्रथा को एक तरह से जैविक समर्थन किया है, क्योंकि वो जीव विज्ञान का बहुत प्रभावित था, जीव विज्ञान से, और व्यक्ति जैसे एक जैविक प्राणी है। जैविक प्राणी में दो प्रकार के अंग होते हैं। एक कुछ बहुत महत्वपूर्ण अंग होते हैं जिनको कह सकते हैं शरीर का अभिन्न अंग है, वो नहीं है तो कुछ नहीं है। और कुछ सहायताकारी अंग होते हैं। जैसे अगर हम हमारी बॉडी में कल्पना करके देखें तो शरीर का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो सिर है। इसके बिना पूरी बॉडी का कोई अस्तित्व नहीं है। और जो सहायताकारी अंग हैं वो हैं हाथ और पैर। तो जिस प्रकार से शरीर में सिर है, उसी प्रकार से समाज में मालिक हैं, शासक वर्ग है। और जिस प्रकार से शरीर में अन्य सहायताकारी अंग हैं, जैसे हाथ, पैर, ये दासों के समान हैं। तो दास, इस प्रकार से दास प्रथा का जैविक समर्थन किया और कहा कि देखिए, जो मालिक हैं, शासक हैं, उनको अवकाश की आवश्यकता होती है शासन कार्यों में भाग लेने के लिए। इसलिए उनके घरेलू कार्यों को संपादित करने के लिए दासों की आवश्यकता है। तो बात समझ में आई ना? दास क्यों आवश्यक है? कि घरेलू कार्यों को संपादित करने के लिए और मालिक को घरेलू कार्यों से फ्री करने के लिए। कि कहा भी गया है कि गृह कारज नाना जंजाला। तो घर के कामों से जब आदमी निवृत्त होगा तभी तो समाज के कार्यों में भाग लेगा। इसलिए दास प्रथा का समर्थन किया है। तो दास प्रथा के पहले समर्थन का कारण हो गया जैविक समर्थन। जैविक समर्थन का मतलब, जैसे हमारी शरीर की बनावट में कुछ महत्वपूर्ण और अभिन्न अंग होते हैं जिसके बिना शरीर का संचालन संभव नहीं है, और कुछ सहायताकारी अंग होते हैं, उस प्रकार से सहायताकारी अंग के रूप में दास माने जाएंगे। दूसरा, दासों को नैतिकता के आधार पर दास प्रथा का समर्थन किया है। नैतिकता क्यों? क्योंकि देखिए, मालिक का काम है शासन का संचालन संपादित करना, और शासन के संचालन के लिए अवकाश की आवश्यकता होती है, लेजर की आवश्यकता होती है। इसलिए उन्होंने घरेलू कार्यों से मुक्त रखा। तो एक तो ये हो गया कैसा, जैविक समर्थन, नैतिक समर्थन। और अगली बात है कि शारीरिक बनावट के आधार पर भी अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया। उसने कहा कि देखिए, प्रकृति ने जिस प्रकार से अधीनस्थों पर या निम्नों पर श्रेष्ठ के शासन की बात की है, उसी प्रकार से समाज में भी दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो जो शारीरिक रूप से बहुत हट्टे कट्टे होते हैं, दूसरे जो वो बौद्धिक रूप से ज़्यादा क्षमतावान होते हैं। उसने कहा कि प्रकृति में कुछ भी बिना उद्देश्य के निर्मित नहीं है। उसने कहा कि प्रकृति में कुछ भी
बिना उद्देश्य के निर्मित नहीं है। और इसी को उसने सौदेश्यात्मक पद्धति कहा, जिससे हमने पहले भी पढ़ा है कि सौदेश्यात्मक पद्धति टेलीलॉजिकल मेथड की बात अरस्तु करता है, जिसका मतलब है प्रकृति की हर वस्तु उद्देश्यपूर्ण है, इसलिए प्रकृति ने कुछ को बुद्धिमान बनाया है, कुछ को बलिष्ठ बनाया है। तो जो बुद्धिमान है वो शासन करने के लिए है। तो शारीरिक बनावट के आधार पर भी उसने दास प्रथा का समर्थन किया है। तो ये वो है उसके और ये भी कहा कि दास प्रथा इसलिए भी है ज़रूरी कि देखिए दासों के हित में है दास प्रथा, क्योंकि अरस्तु की जो दास प्रथा है वो कोई परमानेंट दास प्रथा नहीं है। क्यों नहीं है दास प्रथा परमानेंट? क्योंकि अगर एक बुद्धिमान व्यक्ति के संसर्ग में एक बुद्धिहीन या कम विवेक वाला व्यक्ति रहेगा तो धीरे धीरे उसमें विवेक का विकास होगा, अच्छी आदतों का विकास होगा, नैतिक गुणों का विकास होगा, और जब वो गुणों का विकास हो जाएगा तो उसको दासता की पद्धति, दासता में रहना जरूरी नहीं है, वो दासता से मुक्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये दासों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है, क्योंकि मालिकों के साथ रहकर दासों में विवेक का विकास हो जाएगा। और उसने कहा देखो युद्धबंदी भी दास नहीं होंगे, क्योंकि क्यों नहीं होंगे युद्धबंदी दास? इसलिए नहीं होंगे कि भाई युद्धबंदी जरूरी नहीं है कि युद्धबंदी विवेकहीन हो, वो तो अपरवश है कि युद्धबंदी बना ली गई। अब हमने कुछ बातों की चर्चा की कि अरस्तु ने दास किसको माना है, दास, और दास प्रथा के समर्थन में अरस्तु ने क्या तर्क दिए हैं। तो अब हम थोड़ा सा अंतर देख लेते हैं कि आधुनिक दास प्रथा और अरस्तु की दास प्रथा में क्या अंतर है। क्योंकि अरस्तु की दास प्रथा एक तरह से घरेलू नौकर की तरह अरस्तु ने दासों को ट्रीट किया। हाँ, इससे पहले ये भी ध्यान देना जरूरी है कि अरस्तु ने दास प्रथा में एक तो अरस्तु ने युद्धबंदियों को दास नहीं माना, और अरस्तु ने ये भी कहा है कि जो यूनानी लोग हैं वो दास नहीं होंगे। उन्होंने दासों में बर्बर प्रजातियों को ही सम्मिलित किया है। तो ये थी अरस्तु की दास प्रथा। हाँ, अरस्तु की दास प्रथा और आधुनिक युग की दास प्रथा में क्या अंतर है, देखिए कंपैरिजन करते। जो अरस्तु की दास प्रथा एक तरह से घरेलू नौकर की तरह है, जबकि अरस्तु घरेलू नौकर की तरह दासों को समझता है। वो उनको प्रोडक्शन में या उत्पादन के कार्यों में नहीं लगाता, केवल घरेलू काम के मदद लेता है। जबकि आधुनिक दास प्रथा उनको उत्पादन के कार्यों में मशीन की तरह काम लेती है, जैसे उनको खेती में, एग्रीकल्चर में, माइंस में यानी कारखानों में काम में लेती है। और एक तरह से जो अरस्तु की दास प्रथा है वो घरेलू सहायता की तरह है, जबकि आधुनिक दास प्रथा इनह्यूमन सेंस अमानवीय प्रकृति की है। और अरस्तु कहता है कि वार प्रिजनर कभी भी दास नहीं होंगे, जबकि आधुनिक दास प्रथा में युद्धबंदी भी दास होंगे। अरस्तु कहता है कि ये उत्तराधिकारी या वंशानुगत नहीं होगी, जबकि ये कहते हैं कि ये वंशानुगत होगी। वंशानुगत क्यों नहीं होगी? कि जब व्यक्ति में विवेक का विकास हो जाएगा उसका दास रहना जरूरी नहीं है। अरस्तु इसको प्राकृतिक मानता है। प्राकृतिक कहने से यह अर्थ है कि जब भी प्रकृति में विकास होता है, प्रकृति में अपने आप में विकास होता है, और जब दासों में विकास हो जाएगा, विवेक का विकास हो जाएगा, तो वो दासता से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन आधुनिक जो दास प्रथा है वो कहती है कि परमानेंट दास है, दास रहेंगे, और ये प्राकृतिक है, और ये परमानेंट दास प्रथा का समर्थन करता है। तो कहने का मतलब अरस्तु की दास प्रथा में मानवीय व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है, वो दासों के लिए अमानवीय व्यवस्था की बात नहीं करता जिस प्रकार से आधुनिक युग में की जाती है। तो मानवीय या मानवता के क्या तत्व दृष्टिगोचर होते हैं, वो यही हैं कि अरस्तु ना तो युद्धबंदियों को दास बनाना चाहता है, और वो दासों को उत्पादन कार्यों में भी नहीं लगाना चाहता है, और वो दासों को हमेशा परमानेंट नेचर में भी नहीं रखना चाहता है। ये थे अरस्तु की दास प्रथा के बारे में समग्र विचार। तो हमने क्या पढ़ा है, अरस्तु दास किसको कहेगा, अरस्तु दास प्रथा के समर्थन में क्या तर्क दिए हैं, और अरस्तु ने दास प्रथा की मानवीय व्यवस्था के बारे में क्या बात कही। यानी अरस्तु की दास प्रथा
आधुनिक दास प्रथा से कैसे अलग है और अरस्तु की दास प्रथा में मानवीयता कैसे निहित है, इन बातों पर चर्चा की। इन बातों को दोबारा से हम अध्ययन करते हैं, आओ देखते हैं। देखिए, दास प्रथा प्राचीन यूनानी समाज की महत्वपूर्ण विशेषता थी, यूनानी अर्थव्यवस्था का आधार थी। लेकिन सोफिस्ट विचारकों ने दास प्रथा की आलोचना की, परंतु अरस्तु ने तार्किक ढंग से दास प्रथा का समर्थन किया। अरस्तु के अनुसार संपूर्ण प्रकृति में चेतन एवं जड़ दो श्रेणियां हैं, यानी संपूर्ण प्रकृति जड़ और चेतन से मिलकर बनी है। चेतन का मतलब जो उत्कृष्ट है, जो शासन करता है, इसी प्रकार से मालिक है, और जड़ जो निकृष्ट है, शासित होता है और जो सेवा करता है, ये दास है। आइए, अरस्तु के अनुसार दास क्या है। देखिए, अरस्तु के अनुसार दास मनुष्य की जीवित संपत्ति है एवं परिवार का मूलभूत भाग है। अरस्तु जब परिवार की परिभाषा देता है तो अरस्तु के परिवार में पति, पत्नी, पुत्र और दास सम्मिलित होते हैं। तो अरस्तु के अनुसार प्रकृति के द्वारा कुछ लोग शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनाए गए हैं, जिन्हें दासों की श्रेणी में रखा गया है, जबकि कुछ लोग विवेक प्रधान बनाए हैं। जो विवेक प्रधान लोग हैं वो शासन कार्यों में भाग लेते हैं, जिसे अरस्तु ने मालिक, पति और पिता की संज्ञा दी। मालिक, पति और पिता एक ही व्यक्ति है जो तीन भूमिकाओं में रहता है, जैसा कि अरस्तु ने बताया है। तो कहने का मतलब दास क्या हुए, जीवित संपत्ति हो गए। दास क्या है, परिवार का मूलभूत भाग है। और दास तब क्या है, प्राकृतिक है, क्योंकि प्रकृति ने ही कुछ को बलिष्ठ बनाया है, जो शारीरिक कार्यों को संपन्न करने के लिए है, सेवा करने के लिए है। उनको दासों की श्रेणी में रखा गया है। आइए अब हम देखते हैं दास प्रथा के पक्ष में समर्थन। तो पहला है सोद्देश्यात्मक पद्धति के आधार पर समर्थन। अरस्तु कहता है कि प्रकृति में कोई भी वस्तु निरुद्देश्य नहीं है। देखिए क्या कहता है, अरस्तु ने कहा कि प्रकृति में प्रत्येक वस्तु का एक निश्चित उद्देश्य होता है, अतः प्रकृति में कोई भी वस्तु निरुद्देश्य निर्मित नहीं है। इसलिए विवेकशील व्यक्ति शासन संचालन में भाग लेंगे, जबकि विवेक शून्य व्यक्ति दास होंगे एवं घर के कार्यों में सहायता प्रदान करेंगे, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही उन्हें शारीरिक रूप से बलिष्ठ बनाया गया है। इसलिए दासों को अरस्तु ने शासन संचालन के कार्यों से अलग रखा है। तो सोद्देश्यात्मक पद्धति, पहले समझिए कि सोद्देश्यात्मक पद्धति क्या है। सोद्देश्यात्मक पद्धति का मतलब है कि प्रकृति की हर चीज उद्देश्यपूर्ण है, निरुद्देश्य कुछ भी नहीं है। इसी प्रकार से जो विवेकशील व्यक्ति हैं वो उनका किस उद्देश्य की पूर्ति करेंगे, वो शासन संचालन की उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। और जो बलिष्ठ हैं, जो बलवान हैं, वो शारीरिक कार्यों के उद्देश्य की पूर्ति करेंगे। इसलिए होगा क्या, जब बलिष्ठ लोग हैं घर के काम के करेंगे, शारीरिक कार्य को करेंगे, तो उनसे शासन संचालन करने वाले विवेकशील व्यक्तियों को अवकाश की प्राप्ति होगी, और जब अवकाश की प्राप्ति होगी तो वो शासन कार्यों में आसानी से भाग ले सकेंगे। अब जीव विज्ञान के आधार पर अरस्तु ने जो दूसरा बात है दास प्रथा के समर्थन की, वो है जीव विज्ञान के आधार पर। अरस्तु के जीवन पर जीव विज्ञान का अत्यधिक प्रभाव था, अतः उसने जैव वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर भी दास प्रथा का समर्थन किया है। अरस्तु के अनुसार जिस प्रकार शरीर में दो भाग हैं, पहला अति महत्वपूर्ण तथा दूसरा सहायताकारी, अति महत्वपूर्ण सिर, सहायताकारी शरीर और हाथ, उसी प्रकार समाज में भी दो भाग हैं, जिसमें समाज का एक भाग अपृथक वो बहुत महत्वपूर्ण है, जो शासन के संचालन करता है, जिन्हें अरस्तु ने मालिक कहा, तथा समाज का दूसरा भाग जो सहायताकारी है, जिसमें अरस्तु ने दासों को रखा, और उसने दास प्रथा का औचित्य प्राकृतिक आधार पर भी रखा, और कहा कि प्रकृति का नियम है श्रेष्ठ पर अधीनस्थों, श्रेष्ठ का अधीनस्थों पर शासन हो। तो ये जैव वैज्ञानिक आधार पर उसने समर्थन किया। बारकर क्या कहता है,
देखिए, बारकर के अनुसार प्रत्येक कला के विकास के लिए एक यंत्र की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार पेंटिंग के लिए ब्रश उपयोगी होता है, ठीक उसी प्रकार समाज के लिए दास उपयोगी होते हैं। दास घरेलू कार्य करते हैं, जिससे मालिक को शासन कार्यों में भागीदारी के लिए पर्याप्त समय प्राप्त हो जाता है। इसलिए नागरिक विधायी व न्यायिक कार्यों में सहभागिता करते हैं। ये बिंदु ध्यान देने योग्य है कि अरस्तु ने महिलाओं को, शिल्पियों को नागरिकों की श्रेणी में नहीं रखा, अतः इन्हें शासन कार्यों में भागीदारी का अधिकार प्राप्त नहीं है। अरस्तु द्वारा दासों हेतु मानवीय व्यवस्था। तो हमने क्या क्या पढ़ा? दास प्रथा के समर्थन में क्या क्या तर्क दिए अरस्तु ने? देखिए, दास प्रथा के पक्ष में सौदेश्यात्मक पद्धति के आधार पर, जीव विज्ञान के आधार पर, और इसी में लिखा है नीचे प्रकृति के आधार पर भी। और बारकर ने कहा जिस प्रकार से पेंटिंग के लिए ब्रश है, उसी प्रकार से समाज के लिए दास। और दास प्रथा कैसे मानवीय है, ये बात अरस्तु ने युद्ध बंदियों को दासों की श्रेणी में नहीं रखा, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि युद्ध बंदी विवेकहीन हों, है ना। और इनके अनुसार दास का बेटा दास हो, ये भी आवश्यक नहीं है, क्योंकि दास प्रथा इसने हेरिडिटी या वंशानुगत नहीं मानकर दास प्रथा इसने प्राकृतिक मानी। और प्रकृति के द्वारा, या जब प्राकृतिक है तो इसका मतलब है जब उसमें विवेक का विकास होगा तो वो तब दास नहीं रहेंगे। और अरस्तु ने दासों को उत्पादन के कार्यों में नहीं लगाया, केवल घरेलू कार्यों में लगाया। अरस्तु के अनुसार यदि दासों में विवेक का विकास हो जाएगा तो उसे मुक्त कर दिया जाएगा। यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति आजीवन दास रहेगा। अरस्तु के अनुसार दासों के साथ मानवीय व मित्रतापूर्ण व्यवहार किया जाएगा। अरस्तु के अनुसार दास मालिक के शरीर का ही विस्तृत रूप है। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि यूनानी लोग दासों की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे, बल्कि बर्बर प्रजातियों को ही दासों की श्रेणी में रखा जाएगा। तो ये थी अरस्तु की दास प्रथा। अब हम कह सकते हैं कि अरस्तु के अनुसार व्यक्ति के जीवन का मूल उद्देश्य है सद्गुणी व नैतिकता का विकास करना, और अरस्तु ने राजनीति को नैतिकता के विकास का साधन माना। समूचे समाज की भलाई के लिए दास प्रथा का औचित्य सिद्ध किया। उनकी दास प्रथा घरेलू नौकर की भांति है। आधुनिक मानदंड से ये अत्यंत अलोकतांत्रिक जरूर है, आधुनिक मानदंडों में ये नहीं समा सकती। तो ये थी अरस्तु की दास प्रथा। तो आइए हम एक बार और देखते हैं कि अरस्तु ने दास प्रथा के बारे में क्या कहा है। आप फिर से देख सकते हैं। अरस्तु ने कहा है कि देखिए, दास विवेकहीन या रीजनलेस होते हैं, और दास प्रथा प्राकृतिक है। प्राकृतिक क्यों है? क्योंकि कुछ प्रकृति के द्वारा श्रेष्ठ का अधीनस्थों पर शासन होता है, इसलिए दासों पर भी जो विवेकशील हैं उनका शासन होगा। और प्राकृतिक इसलिए भी है कि जो प्रकृति में हर वस्तु उद्देश्यपूर्ण है, जो विवेकशील हैं वो शासन करेंगे, और जो विवेकहीन हैं वो शासित होंगे, सेवा करेंगे, सहायताकारी होंगे। और अरस्तु ने कहा कि ये परिवार का भाग है। तो दो ध्यान रखने योग्य बात है। अरस्तु ने रीजनलेस, दासता रीजनलेस है, दासता प्राकृतिक है, और दास परिवार के भाग है, जीवत संपत्ति की तरह है, ये कही। अब समर्थन में क्या जस्टिफिकेशन दिया? जब समर्थन में जस्टिफिकेशन है जैविक है। जैविक किस प्रकार से है? जिस प्रकार से शरीर में दो प्रकार के अंग होते हैं, एक अभिन्न अंग, इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, और दूसरे कंट्रीब्यूटरी, सहायताकारी अंग। उसी प्रकार से जो मास्टर या मालिक है वो इंटीग्रल पार्ट है या अभिन्न भाग है, और जो कंट्रीब्यूटरी है वो स्लेव है, दास है। और दासता नैतिक है। नैतिक कहने का मतलब मालिक तो शासन के कार्यों का संपादित करेगा, और शासन का कार्य तब होता है जब वो अवकाश
प्राप्त हो उसको, और अवकाश तब प्राप्त होगा जब घरेलू कार्यों को दास संभालेंगे और जब शासन के कार्य का उद्देश्य व्यक्ति को नैतिक और सद्गुणी बनाना है। इसलिए दासता प्राकृतिक है, दासता नैतिक है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। और उसने किस आधार पर समर्थन किया, और उसने कहा कि दास प्रथा दासों के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। किस लिए उपयोगी है? क्योंकि मालिकों के साथ रहकर दासों में विवेक का विकास होगा, इसलिए उपयोगी है। और उसने कहा कि शारीरिक बनावट के आधार पर भी दास प्रथा उपयोगी है, क्योंकि दो प्रकार के लोग होते हैं। एक वे जो शारीरिक रूप से हट्टे कट्टे होते हैं, दूसरे वो बौद्धिक रूप से क्षमतावान होते हैं। उसने कहा कि प्रकृति में भी कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं है, इसलिए जो शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं वो जो विवेकवान हैं या शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं उनकी मदद करेंगे, घरेलू दासों की तरह उनकी मदद करेंगे। तो ये बात हो गई दास प्रथा के समर्थन में। तो दास प्रथा के लिए आज इतना ही। आप इसको पढ़ेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।